स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर नंबर 6 के लिए मिले हैं। लेकिन लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों को मेनली करना क्या है? सबसे पहली बात तो आपको याद करना होगा कि जो लास्ट लेक्चर हमारा गया था, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जहां पे हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ फॉर्मुलेशंस किए थे, अगर आपको याद हो, उसको समझा था। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से बात करें तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा और एच न्यू आ गया था फॉर ईच क्वांटा, और फॉर एन नंबर ऑफ क्वांटा अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आ गया था एन एच न्यू और एन एच सी बाय लैम्डा। फिर वहीं पे हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी दो फॉर्मूले पढ़े, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, और एक पढ़ा था हमने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये सारी चीज़ें आपको लास्ट क्लास से याद होंगी। आज 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे उस कंसेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, और फिर आगे बढ़ेंगे आज के हमारे दो और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो कि है डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट या डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, इसके बारे में बात करेंगे, और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये हमारा आज का काम रहेगा। फिर इस चैप्टर में हमें वापस से आना होगा इस चैप्टर की शुरुआत पे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से नहीं हो रही है, मैंने बताया था। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जो कि हमने अभी तक पढ़ी ही नहीं है, बट वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। यानी अगले लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ के उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रम यानी कि नील्स बोर के मॉडल पे आ जाएंगे। बट अभी भी आप मान के चले 2 से लेके 3 लेक्चर्स और हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, मजाक नहीं है। चलिए अब अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि लेक्चर नंबर 6 की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे पास सबसे पहले एक सवाल आ रहा है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। सबसे पहली बात तो आपके पास जो फोटोन्स हैं वो 1 मोल है। अब 1 मोल का मतलब होता है 6.022 कैलो, 23 भी कई लोग यूज करते हैं, इनटू में 10 की पावर 23 आपके पास पहली बात तो फोटोन्स हैं। दूसरी बात, और ये जब रेडिएट हो रहे हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी की हैं, तो 5 इंटू में 10 की पावर 14 हर्ट्ज। आपको क्या निकालनी है? एनर्जी। बहुत आसान है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है एन एच न्यू। तो एन हमारे पास हो गया 6.023 इंटू में 10 की पावर 23। एच हमारे पास हो गया 6.63 प्लैंक्स कांस्टेंट 10 की पावर -34, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाती है 5 इंटू में 10 की पावर 14। मैंने हमेशा से कहा है कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, 70 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस, फिर उसके और 20-30 क्वेश्चन एग्जाम्पल में। तो कुल मिला के आप मान के चले इस चैप्टर में 80-90 क्वेश्चन तो कुल मिला के हैं। लेकिन आप 80-90 में से अगर उंगलियों पर गिनोगे ना, तो ऐसे जब आप एक्सरसाइज कर लोगे तो ऐसे 5 सवाल भी नहीं होंगे जहां आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, जहां आपको बहुत ज़्यादा ऐसा सोचना पड़ रहा है कि अरे क्या करना है। नहीं, अब इसी क्वेश्चन को ले लो, ऐसे ही है सारे क्वेश्चन। 95% से ज़्यादा सवाल ऐसे हैं जो सीधा वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पे पंगा है वो है कैलकुलेशंस, जहाँ आपको मेहनत करनी होगी वो कैलकुलेशन है। तो 6.023 को अलग ले लिया, 6.63 को अलग ले लिया, और यहाँ से 5 को हमने अलग ले लिया। बचा क्या? 10 की पावर 23 प्लस 10 की पावर 14, है ना भाई? तो 10 की पावर 23 प्लस 10 की पावर 14 -34, इसको सॉल्व कर लिया, वो तो आप भी करोगे, और जूल में आंसर आ गया। दोबारा बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में से अगर आप कैलकुलेशंस को हटा देते हो तो इस चैप्टर कुछ भी नहीं बचता। आप इस चैप्टर में से कैलकुलेशंस को निकाल दो। मान लो 1 सेकंड को सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि आज शाम 8 बजे से 11-12 के बच्चे को कैलकुलेटर भी अलाउड है बच्चों। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो चैप्टर है, फिर ये मतलब इसकी जो एक्सरसाइज है, फिर ये कुछ भी नहीं रह जाती है। सारे के सारे क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग है, आंसर अपने आप आएगा अगर कैलकुलेशन। तो आप खुद ही मेरे बात से सहमत करेंगे आज से 1 महीने बाद कि जब आप इसकी एनसीईआरटी कर रहे होंगे तो कंसेप्ट प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, बिकॉज वो तो बहुत ईजी है। प्रॉब्लम जहाँ पे होगी वो कैलकुलेशन में, हमेशा आपके आंसर्स कैलकुलेशन की वजह से गलत आएंगे, ये आप याद रखना मेरी बात। फिर आप आके यहाँ पे बोलोगे कि हाँ, या आपको याद आएगा हाँ सर ने सही कहा था। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को ले लो, एक 100 वाट का बल्ब है, तो पावर आपको 100 वाट दे रखी है,
और एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपको 400 नैनोमीटर दे रखी है। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब है टाइम जो है वो 1 सेकेंड है। तो क्या प्लानिंग है? अब प्लानिंग ये है कि मेरे पास इस पूरे चैप्टर में पावर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला पावर का पहले एनर्जी अपॉन टाइम वाला लगा के एनर्जी निकालूंगा, फिर एनर्जी का फॉर्मूला लगा के मैं नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल लूंगा। तो ये अगर आप याद करें तो पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन में टाइम होता था, तो एनर्जी हो गया पावर इंटू में टाइम। अब पावर कितनी हमारे पास 100 और टाइम हमारे पास कितना है 1, तो हमारे पास कुल मिला के एनर्जी तो आ गई 100 जूल्स। एनर्जी आ गई 100 जूल्स। अब एनर्जी का फॉर्मूला था NhC/λ। मैंने यहाँ पे पीछे लगाया NH न्यू, रीजन बीइंग क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ NhC/λ, रीजन बीइंग क्योंकि मुझे यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो गिवन है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लग जाएगा। अब एनर्जी हमारे पास आ चुकी है 100, n यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स मुझे निकालने हैं, h मेरे पास है 6.63 इंटू में 10⁻⁻34, c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट मेरे पास है 3 इंटू में 10⁸ अपॉन में लैम्डा मेरे पास आ चुका है 400 इंटू में 10⁻⁹। तो अगेन आफ्टर अ वेरी आप कह सकते हैं नॉट दैट वेरी बट सर्टेन टाइप ऑफ कैलकुलेशन, 10 की पावर है, 6.63 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उससे डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको ईमानदारी से करते हैं और आप एवरेज हैं मैथ्स में, ऐसे सुपर वो फास्ट वाले नहीं है, नॉर्मल एवरेज बच्चे हैं, तो ये कैलकुलेशन विल टेक 5 to 10 मिनट्स। और ये बहुत बड़ी बात है, एक क्वेश्चन पे 5 से 10 मिनट कैलकुलेशन के लग जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तो एग्जाम में घबराने वाली बात नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऐसे पूरे पेपर में दो ही सवाल, 3 भी नहीं मैं तो कहूँगा 2 ही सवाल मिलेंगे जहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत बड़ी होंगी, और बाकी ऐसे सवाल भी होंगे जहाँ या तो कैलकुलेशन होगी ही नहीं, सीधा आंसर दे दिया 1 मार्क 2 मार्क, तो टाइम कहीं ना कहीं वहीं पे मैनेज होता है। तो कई क्वेश्चन समय के हिसाब से बहुत जल्दी हो जाते हैं और कहीं थोड़ा देर होता है, तो टाइम कहीं ना कहीं वो 3 घंटे में 70 नंबर तो आपको निपटानी है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ से आ जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर थे। अब ये एक क्वेश्चन हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आ रहा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू नॉट फॉर मेटल इज, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज 7 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10⁻15 हर्ट्ज। ये वो फ्रीक्वेंसी जो लाइट की मारी गई है, तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी मारी गई है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही होनी चाहिए ना, तो और है भी। कम से कम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है वो है 7 इंटू में 10⁻14। ये वो फ्रीक्वेंसी जो कम से कम आपको रिक्वायर्ड है, और जो आपने मारी है वो है 10⁻15, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज, ताकि आप कंपेयर भी कर सकें, है ना। तो ये ज़्यादा है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा H न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, डेरिवेशन क्या, ऐसे ही बस फ्लो में गए थे, डेरिवेशन तो नहीं कह सकते इसको। अच्छा, अब H कितना हमारे पास, तो आंसर है 6.63 इंटू में 10⁻⁻34। न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी है 10 इंटू में 10⁻14, और न्यू नॉट कितना हमारे पास 7 इंटू में 10⁻14। इस हिसाब से बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ से अगर मैं 10⁻14 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बच जाता है 10-7। अब 10-7 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10-7 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी कुल मिला के 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ से आ गया 3 इंटू में 10⁻14। तो इसको अब आपको सॉल्व कर लेना, इतना जूल्स आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया ना,
कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपको समय देगा। आप मतलब कैलकुलेशन को हटा दो, फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला खेल है बस। तो थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होती है टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दैट फ्रीक्वेंसी जो हम उसके ऊपर गिरते हैं ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, और वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला कब लगाना ये पता होना चाहिए। खैर वो तो समय के साथ हो ही जाएगा। चलिए ठीक है जी, डन है, आगे बढ़े पक्का। तो ये तो हमारे पास हुए कुछ न्यूमेरिकल्स। अब अगर आगे की हम लोग बात करें तो हमारे पास एक टॉपिक आना है जिसको बोलते हैं डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, या आप कह सकते हैं डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट। अब डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट क्या है, इसको अगर हम समझें तो सबसे पहले बात करेंगे देखो भाई हुआ क्या, थोड़ा हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी रहेगा। हुआ ये कि भाई एक साइंटिस्ट जिनको आप सब जानते हैं, न्यूटन जी, उनका ये मानना था कि जो लाइट है या जो रेडिएशंस हैं, खासकर लाइट की बात करें तो उसके पास पार्टिकल नेचर होता है। लाइट कंटेन्स पार्टिकल नेचर। वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, वो टकराती है, कोलाइड होती है, रिफ्रैक्शन करती है, बेंड होती है, और इसी के ऊपर दुनिया चल रही थी। फिर एक और साइंटिस्ट आए महान, जिनका नाम था हाइगन्स। इनको आप नहीं जानते हो शायद, लेकिन 12th में आपको इनसे भी प्यार हो जाएगा जैसे कि न्यूटन से है। तो हाइगन्स जी ने कहा कि नहीं, लाइट के पास तो वेव नेचर है। लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में चलती है, वो वेव की फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करती है। तो ऑब्वियस बात है, एक कह रहा था कि भैया पार्टिकल नेचर है और एक कह रहा था कि भाई वेव नेचर है। तो बहुत कन्फ्लिक्ट्स आए, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, और एट द एंड बहुत सारे लोगों ने, जिनमें से एक थे डी ब्रॉगली जी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यार जो लाइट है या बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनके पास दोनों नेचर्स होते हैं, वेव नेचर भी होते हैं और पार्टिकल नेचर भी होते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज concept, electromagnetic radiations possess dual nature। वो dual nature possess करते हैं, which means wave nature and particle nature। और बाद में यह भी देखा गया कि डुअल नेचर इज नॉट ओनली फॉर ईएम रेडिएशंस बट फॉर अदर मैटर्स ऑल्सो। शुरुआत हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, बट बाद में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, इवन मैक्रोस्कोपिक बॉडीज भी डुअल बिहेवियर शो करेंगी। यानी जैसे मार्कर है, ये स्टाइलस है, ऑब्वियस बात है इसके पास पार्टिकल नेचर तो है, ये तो मैं, ये जगह घेर रहा है, इसको मैं फील कर पा रहा हूँ, इसके पास मास है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इसके पास पार्टिकल नेचर तो है ही। लेकिन अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका वेव नेचर आपको दिख रहा है क्या, क्या आप इसके वेव नेचर को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो आंसर है नहीं। हम इसके वेव नेचर को नहीं देख पा रहे हैं, हम इसके वेव नेचर को नहीं महसूस कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता इसका वेव नेचर क्या है। अब वो कैसे महसूस करना है, कैसे देखना है, उसके बारे में बात करेंगे, बट जरूरी नहीं है ना कि जो आपको महसूस ना हो रहा हो, जो आपको दिख ना रहा हो, वो है नहीं, ऐसा तो नहीं होता। और वहीं पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें तो उन्होंने कहा, या किसी और माइक्रोस्कोपिक बॉडी की बात करें तो देखा भी गया, फील भी किया गया, कैसे बात करेंगे कि हर एक मैटर के पास, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, डुअल नेचर है। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि डी ब्रॉगली जी का जो ये कंसेप्ट है वो एक्चुअली में पहले हाइपोथेसिस था, यानी कि डी ब्रॉगली जी ने सिर्फ ये बोला था और इसको प्रूव नहीं किया था। बहुत ही कमाल की बात है ये, सुनिएगा। डी ब्रॉगली जी ने ये बात सिर्फ बोली थी और कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिए थे, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए थे वो।
लेकिन दो लोग आए, डेविसन और जर्मर। ये 12th का बच्चा ये नाम बहुत अच्छे से जानता है। दो बच्चे आए, बच्चे कह रहा हूँ सॉरी, दो लोग आए, डेविसन और जर्मर जी, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको डेविसन जर्मर्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर का नाम क्या सुनिएगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर। लो जी, 12th क्लास में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। और वहां पे डेविसन और जर्मर जी आएंगे, एक बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट की मदद से वो ये प्रूव कर देंगे कि जो डी ब्रॉगली जी ने कहा वो सही है। तो क्या प्लान बना, आप समझे? प्लान ये है, देखो आपको आपसे कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन प्लान अगर पता होगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। न्यूटन जी ने बोला लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, हाइगन्स जी ने बोला लाइट के पास वेव नेचर है, लेकिन डी ब्रॉगली जी ने बोला लाइट के पास दोनों नेचर है। वो कभी वेव नेचर फॉलो करेगी, कभी पार्टिकल, वो क्या शर्तें होंगी वो हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन ये वो अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाया, तो ये बन गया डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। लेकिन फिर आए डेविसन और जर्मर। डेविसन और जर्मर जी ने डी ब्रॉगली जी के उस हाइपोथेसिस को साबित कर दिया, प्रूव कर दिया, और फाइनली डी ब्रॉगली जी का हाइपोथेसिस एक डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट बन गया। चलो आओ, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, अगर वेव नेचर के हिसाब से बात करें तो किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है, मानते हो? एंड अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर, जिसकी जो एनर्जी होती है वो mc² होती है, आइंस्टाइन जी ने कहा था। अकॉर्डिंग टू वेव नेचर एनर्जी होती है h न्यू, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर एनर्जी होती है mc², है ना भाई? अब वेव नेचर के हिसाब से एनर्जी है h न्यू। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, व्हाट इज दिस बच्चों? ये क्या हो रहा है बच्चों? ऐसा भी होता है क्या बच्चों? ओ अच्छा, कुछ बटन तो दबा नहीं वैसे, चलो कोई बात नहीं। हाँ, मैं कह रहा था अकॉर्डिंग टू, प्लीज डोंट टेल मी कि अकॉर्डिंग टू वेव नेचर एनर्जी होती है h न्यू, और अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर एनर्जी होती है mc²। अब अगर उसके पास दोनों नेचर हैं तो एनर्जी जो फर्स्ट वाली है, एनर्जी जो है वो सेकंड वाले के बराबर होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ डुअल नेचर। यार अगर ये दोनों नेचर एक ही चीज के हैं, ये दोनों नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक ही चीज का है, तो ये एनर्जी भी तो कॉमन होगी ना। और अगर ऐसा है तो h न्यू जो है ये बराबर आ जाएगा किसके? mc² के। h न्यू जो है ये बराबर आ जाएगा mc² के। अब इस हिसाब से h न्यू को मैं लिख सकता हूं c/λ, और यहां से आ जाएगा mc²। c से c क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास h/λ इज इक्वल टू आ जाएगा mc। और इस हिसाब से अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? h/mc। यहाँ से हमारे पास लैम्डा क्या आ जाएगा बच्चों? h/mc। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमने जो ये c लिखा हुआ है ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, और स्पीड ऑफ लाइट तो सिर्फ तभी मिलेगी जब लाइट के पास प्रॉपर वेव नेचर होगा। और अगर लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है तो पार्टिकल्स हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम पे चलते हैं। अब क्योंकि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट पे चलेंगे तो वो तो लाइट बन जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हमें रिप्लेस करना होगा c को वापस से v से। और अगर ऐसा है तो हमारे पास फाइनली लैम्डा का फॉर्मूला आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। और ध्यान रखिएगा ये जो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला नॉर्मल वेवलेंथ का नहीं है, इसको डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कहते हैं, क्योंकि डी ब्रॉगली जी ने इसको डिराइव किया और ये डुअल बिहेवियर वाली वेवलेंथ को कैलकुलेट करता है। तो इसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगलीज मतलब ठीक है वेवलेंथ ही है ये, लेकिन इस वेवलेंथ का नाम है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली जी का वेवलेंथ का फॉर्मूला आता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि डी ब्रॉगली जी के हिसाब से अगर लैम्डा इज इक्वल टू h/mv हमारे पास फॉर्मूला आ गया,
तो क्या ये कहना ठीक होगा कि डी ब्रॉगली जी के हिसाब से ये जो डुअल बिहेवियर है उसमें जो वेव नेचर है वो आपको तब विजिबल होगा जब पार्टिकल मोशन में होगा। बिकॉज सोचो अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई तो डिवाइड में नीचे क्या आ जाएगा 0, और डिवाइड में अगर नीचे 0 आ गया तो वो चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अगर डिवाइड में नीचे हमारे पास 0 आ जाता है तो वो चीज क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। वो चीज क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, वो चीज डिफाइंड नहीं होगी। बात समझ में आई आपको? तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी में ये जो एम है वो तो मास है और वी जो है वेलोसिटी है, एंड वी इज नॉट डिफाइंड। ओ सॉरी, वी इज 0। अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे तो v इज 0, एंड इफ v इज 0 देन लैम्डा इज नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए डी ब्रॉगली जी का कंसेप्ट उन चीजों के लिए था जो मोशन में है। सेकेंडली, अगर कोई मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, मान लो 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 1 किलो 2 किलो 4 किलो 10 किलो, ऐसी कोई बॉडी है जिसका मास इतना बड़ा है, तो उस केस में भी क्या होगा, अगेन जो ऊपर h होता है वो क्या होता है 6.63 10 के -34। तो और अगर नीचे वाला चीज बहुत बड़ी आ गई, 1 ग्राम बहुत बड़ा होता है, 2 ग्राम बहुत बड़ा है उसके लिए, तो अगेन लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी जो कि नॉट डिफाइंड होगी। तो ये पूरा टॉपिक किसके लिए वैलिड रहा, पहली बात जो भाग रहे हैं और दूसरी बात जो माइक्रोस्कोपिक है। सोचो यहाँ पे मैंने m डाल दिया, इलेक्ट्रॉन का मास विच इज 9.1 10 की पावर -31, ऊपर है -34, नीचे है -31, तो -34 से -31 इतना बड़ा नंबर तो कैंसिल ही हो गया, तो वहां पे कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस आ जाएगा। तो डी ब्रॉगली जी का कंसेप्ट मैक्रोस्कोपिक बॉडीज और रेस्ट पे बॉडीज के लिए वैलिड नहीं था, ये सिर्फ वैलिड था माइक्रोस्कोपिक बॉडीज और वो भी जो मोशन में हो। ठीक है बच्चों, चलो उसके बारे में भी बात कर लेंगे कभी, लेकिन ये हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी फॉर्मूला आता है। अब डी ब्रॉगली जी का जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी फॉर्मूला आया है, इससे हम 2-4 फॉर्मूले और बनाएंगे। कैसे आओ देखें। ऑल्सो लैम्डा अगर हमारे पास एच अपॉन में एम वी आ गया है तो मैं एम वी की जगह मोमेंटम लिख सकता हूं। कैसे? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला और आ जाएगा और वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। छोटा सा फॉर्मूला एक और आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, ऑल्सो अब हम यहाँ पे ना बहुत सारे एनसीईआरटी में सवाल हैं जहाँ पे आपको वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से कहीं ना कहीं रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे आप सोचें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और m से ही डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा जान के कर रहा हूं ताकि यहां पे मोमेंटम बन जाए। कैसे, अभी आप देखना। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m से मल्टीप्लाई हो गया तो m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में m आ गया। ठीक है जी, मानते हो। अब यहां पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कुल मिला के आ जाता है हाफ, ये क्या है m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये आ जाता है हमारे पास m v का होल स्क्वायर अपॉन में m। ये 2m को उधर ले जाओ तो ये आ गया 2 काइनेटिक एनर्जी m इज इक्वल टू, ये आ जाता है m v का होल स्क्वायर। अब m v क्या होता है, मोमेंटम। m v क्या होता है बच्चों, मोमेंटम। तो ये हो जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर। अब यहां से मोमेंटम आ जाएगा अंडर रूट 2m k। ये डेरिवेशन फिजिक्स में भी आएगी आपके वर्क एनर्जी में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी होती है। इसको एनर्जी मोमेंटम थ्योरम भी कई लोग कह देते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला अभी फिलहाल हमारे बहुत काम आने वाला है, न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन बहुत इजी कर देता है। तो हमारे पास कुल मिला के मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट 2m के ई, अंडर रूट 2m के ई। अब मैं इस मोमेंटम की वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है वेवलेंथ का, विच इज h अपॉन में p की जगह अगर मैं ये रख दूं तो अंडर रूट 2m के ई। ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा मोमेंटम का। तो मोमेंटम के हमारे पास कुल मिला के 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो सारे सेम ही हैं, इनमें कुछ बस हमने वैल्यू पुट करके इनको बदल दिया है, बट ठीक है, फिर भी 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। एक है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, एक है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, और एक है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में 2 इंटू में एम इंटू में के। अंडर रूट में है, ये काइनेटिक एनर्जी है। कभी कभार क्वेश्चंस में क्या होता है, जिन बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होता है
वो कैसे करते हैं, मान लो एक क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो दे रखी है, मान लो एक क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी इज गिवन और वहां पे आपको अगेन मान लो मास ऑफ द बॉडी इज गिवन और आपको उसकी डी ब्रोगलीज वेवलेंथ निकालनी है। अब बच्चा ये वाला फॉर्मूला उसको अगर उसको नहीं कराया गया है या उसने किया नहीं है या उसको याद नहीं है तो वहां पे बच्चा क्या करता है, सबसे पहले तो वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाता है हाफ एम वी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी उसके पास होती है एम होता है और पहले वो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन से पहले तो वो वी निकालता है, आसान कैलकुलेशन नहीं अंडर रूट करना है ना, वी निकालता है। वी निकालने के बाद फिर वो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी वाला फॉर्मूला लगाता है जिससे कि आपको 2 बार बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो उसको बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लें। अब कई बच्चे कहते हैं कि क्या ये फॉर्मूला एनसीईआरटी सीबीएसई के हिसाब से वैलिड आंसर है, हाँ यार उन्होंने ही दिया हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद कर रहे हैं, तो इसलिए आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं और इसके ऊपर अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन आई तो क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी मतलब बहुत ज़्यादा बच जाएगी। ओके डन है, ठीक है जी। तो ये डी ब्रोगली, अब डी ब्रोगली जी के साथ साथ चलता है एक और टॉपिक जिसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली जी के साथ साथ एक टॉपिक चलता है जिसका नाम है बच्चों, एक बारी स्पेलिंग चेक देख लेना यार, मेरे स्पेलिंग में थोड़ा सा इन लोगों के नाम कौन सा आसान होते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, स्पेलिंग पे ध्यान दे लेना। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पहली बात तो हाइजेनबर्ग नाम है, आप में से किसी ने एक वैसे तो वेब सीरीज आपके लिए है नहीं, अभी आप छोटे हो, बट शायद छोटे बच्चे आजकल बड़ी बड़ी वेब सीरीज देख लेते हैं, बट अगर आप में से किसी ने कोई वेब सीरीज देखी है ब्रेकिंग बैड तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी। तो एक वेब सीरीज है ब्रेकिंग बैड, मैं आपको देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी चॉइस है, ये तो आप जो भी देखें। लेकिन उस वेब सीरीज में क्या होता है, एक केमिस्ट्री के टीचर होते हैं, तो उनके पास उनको ना पता चलता है कि उनको कैंसर है या पता नहीं कोई बीमारी है, मैं भूल गया कोई बीमारी है और वो बहुत जल्द मर जाएंगे। अब वो सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत जल्द मरने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं अपने घर वालों के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के जाऊं, और फिर वो क्या करते हैं, अपने केमिस्ट्री की मदद से ड्रग्स बनाना शुरू कर देते हैं। आगे नहीं बताऊंगा वरना आप अगर आप इन केस कभी बड़े होके देखोगे तो आपका वो स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन वो एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है, अच्छी भी है बुरी भी है, लेकिन अच्छी इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री की बहुत सारी टर्म्स उसके अंदर लागू होती हैं। वहाँ पे वो अपना नाम, क्योंकि वो जब ड्रग्स बना रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी और नाम से मार्केट में जाते हैं और वो अपना नाम हाइजेनबर्ग ही रखते हैं, क्योंकि वो केमिस्ट्री के टीचर हैं तो उनको ये नाम जो है वो पसंद है, तो हाइजेनबर्ग उनका नाम वहाँ पे रहता है, वो आप देखेंगे तो आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हाइजेनबर्ग ऑब्वियस बात है किसी का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, और उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको बोला जाता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे ये जो अनसर्टेनिटी वर्ड है, ये जो अनसर्टेनिटी शब्द है, इस अनसर्टेनिटी शब्द का, इस अनसर्टेनिटी वर्ड का मतलब क्या है ये हमें समझना है। यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी क्या चीज है। अब यहाँ पे फिजिक्स का एक टर्म याद करेंगे, एरर्स, और शायद आपको याद हो कि अनसर्टेनिटीज को हम एरर्स भी कहते हैं। ये जो अनसर्टेनिटीज हैं इन्हें ही एरर भी कहा जाता है। तो अनसर्टेनिटी इन अदर वर्ड नोन एज एरर्स, अनसर्टेनिटी को दूसरे शब्दों में, दूसरे वर्ड्स में हम एरर्स जो है वो कह देते हैं। ये होता क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी कि एरर वर्ड क्या कहना चाह रहा है सुनिएगा। तो इसको पहले अगर हम लोग लिखें, फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक बॉडी it is not possible to calculate momentum and position
at the same time with accuracy. With accuracy. इसका क्या मतलब है भाई? अभी खत्म नहीं हुआ, आगे आएगा, लेकिन अब इस लाइन को समझे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जी के हिसाब से हम अगर एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी, ध्यान रखिए, अगर हम एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ निकालेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको एक्यूरेसी से निकालें। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडी विद एक्यूरेसी। मतलब हम निकाल तो लेंगे लेकिन उनको हम एक्यूरेटली नहीं निकाल पाएंगे, उन वैल्यूज में हमेशा कुछ ना कुछ एरर आपको मिलेगा। यानी इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक बॉडी विद एक्यूरेसी। हम उसको एक्यूरेटली नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, इफ वी डू सो यानी कि अगर हम उसे कैलकुलेट करते भी हैं, इफ वी डू सो देन देयर इज ऑलवेज सम एरर यानी अनसर्टेनिटी in their measurements and product of errors in momentum and position is always greater than or equals to h upon 4 pi is always greater than or equals to h upon 4 pi। यानी हम पहली बात तो एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर हम निकालने की कोशिश भी करते हैं तो हमेशा उनमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो भी एरर होगा मोमेंटम में इनटू में जो भी एरर आएगा पोजीशन में। आई होप आप लोगों ने सबने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर तो अब तक पढ़ ही लिया होगा, और अगर आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ लिया तो उस चैप्टर के हिसाब से हम एरर को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। तो अगर आप उनको कैलकुलेट भी करते हो, अगर आप मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ कैलकुलेट भी करते हो, तो उनका जो एरर का प्रोडक्ट है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई आएगा। यानी कि पहली बात तो वी कैन नॉट कैलकुलेट मोमेंटम एंड पोजीशन विद 100% एक्यूरेसी। हम मोमेंटम और पोजीशन को 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। बट इन केस अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम उसे कैलकुलेट करते भी हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा मोमेंटम और पोजीशन का वो ग्रेटर देन और इक्वल होगा h अपॉन 4 पाई के। वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा h अपॉन 4 पाई के। अब ये क्या कहना चाह रहा है समझो, इस बात को जरा समझना, इस वाले हिस्से को जरा समझना। न्यूमेरिकल तो हो ही जाएंगे। चलो एक गेम खेलते हैं मन में। मान लो मैं आपके सामने से लेट अस सपोज कोई भी एक जानवर की फोटो लेके जाता हूँ, एक एनिमल की फोटो लेके जाता हूँ, और हर एक एनिमल एक अलग अलग कंट्री में जो है वो खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, और उस कार्ड पे एनिमल भी आएगा और उस कार्ड पे कंट्री भी आएगी, ठीक है ना। अब सोचो अगर मैं आपको बोलूं कि यू हैव टू फोकस ऑन द एनिमल ओनली, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस एनिमल पे करना है, तो वो कार्ड आपके सामने से जल्दी जल्दी जाएंगे, आप एनिमल पे फोकस करेंगे, आप लिखते चले जाएंगे। अच्छा, पहले वाले पे लायन आया, दूसरे वाले पे टाइगर आया, तीसरे वाले पे मंकी आया, चौथे वाले पे डंकी आया, पांचवे वाले पे ऐसे ऐसे करके जानवर आए। आपने वो कार्ड पे लिखना शुरू कर दिया, पेपर पे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए, हो सकता है आपसे गलती ना भी हो, बट हो सकता है हो भी जाए, एक आध नंबर आप ऊपर नीचे कर दो या एक आध मिस हो जाए, ठीक है, चलता है तो ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि टास्क टू है कि आपको फोकस एनिमल पे भी करना है और अब आपको फोकस उसके ऊपर लिखे हुए कंट्री पे भी करना है। जैसे इंडिया जब आया ना तो वहां पे एक एनिमल आ गया, लेट्स से हॉर्स या एलिफेंट,
जब ऑस्ट्रेलिया आया तो वहाँ पे अपना वो ये कंगारू आ गया, अपना मान लो कोई साउथ अफ्रीका आया तो वहाँ पे मान लो कोई सांप आ गया, ऐसे करके ना वो आ रहे हैं, या और कुछ भी आ रहा है। तो अब अगर आपका फोकस जानवर पे रहेगा तो और कार्ड्स बहुत तेजी से जा रहे हैं, 1 सेकंड में 2 कार्ड जा रहे हैं, ओ माय गॉड, नहीं हाँ 1 सेकंड में 2 कार्ड तो चाहिए, 1 सेकंड में 2 कार्ड जा रहे हैं, तो भाई साहब पूरे पूरे चांसेस हैं कि अगर आप कंट्री पे ध्यान दे रहे हो तो आपके हाथ से जानवर निकल सकता है। और जानवर पे अगर आप हाथ दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो जानवर पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपसे कंट्री निकल जाएगी। यानी कि हम एक चीज पे एट अ टाइम फोकस कर पाएंगे, और अगर हमारा फोकस कंट्री पे होगा तो एरर्स इन द एनिमल्स बढ़ जाएंगे, और अगर हमारा फोकस एनिमल होगा तो एरर्स इन द कंट्री बढ़ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल ऐसे ही हाइजेनबर्ग जी ने भी कहा कि अगर हम एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी का मोमेंटम निकालते हैं तो और पोजीशन निकालते हैं तो उनमें एरर आएगा, एक साथ निकालेंगे, और एरर कम से कम इतना तो होगा ही। अब जहां कम से कम आ गया ना इतना, इसका मतलब आप समझें कि भैया कम से कम एरर इतना तो है ही। अब जहां पे कम से कम वर्ड आ गया तो वहां पे एक बात आ जाती है कि अगर आप मोमेंटम का एरर कम करने जाओगे तो पोजीशन में एरर बढ़ जाएगा, क्योंकि कम से कम इतना एरर तो आना ही आना है ना। तो अगर आप मोमेंटम में एरर को बढ़ाना चाहोगे और कम करना चाहोगे, आप मेहनत करना चाहोगे कि नहीं यार मोमेंटम में एरर ना आए, मोमेंटम में एरर कम से कम आए, तो कहीं ना कहीं पोजीशन में एरर जो है वो बढ़ेगा। और अगर आपने पोजीशन में एरर कम करना चाहा तो कहीं ना कहीं मोमेंटम में एरर जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन एरर तो रहेगा ही रहेगा, और कम से कम एरर रहेगा h/4π, इतना एरर आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मोमेंटम के बजाय वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऑल्सो इसको अगर हम ऐसे समझें कि डेल्टा पी जो है यानी मोमेंटम में जो एरर है वो मास इनटू में वेलोसिटी में एरर होगा। मास में एरर नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके एरर्स, उनके मास में एरर नहीं होता क्योंकि उनकी वैल्यू को फिक्स मान लिया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻³ kg रहेगा, तो उसमें कोई एरर हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा है कि मोमेंटम में एरर मास इंटू वेलोसिटी आ गया है तो हमारे पास जो डेल्टा पी इंटू में डेल्टा एक्स था, तो डेल्टा पी की जगह मैं एम डेल्टा वी कर देता हूं, और डेल्टा एक्स की जगह तो मैं डेल्टा एक्स ही रन देता हूं, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π कर देते हैं। अब यहां से अगर हम m को इधर ले जाएं तो डेल्टा v इंटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π m हो जाएगा। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, यहां से हमें बच्चों एक फॉर्मूला जो है ये और मिल जाएगा, विच इज डेल्टा वी इंटू में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π m। तो कुल मिला के सारे फॉर्मूले हमारे पास आ गए हैं। एक्चुअली इसके 2 फॉर्मूले, मैं आपको सच्ची बताऊं तो ये वाला जो फॉर्मूला है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, देखो मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन एनसीईआरटी में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर अगर मान लो 5 फॉर्मूले हैं, मान लो 5 क्वेश्चंस हैं, तो 5 क्वेश्चंस में से इसके ऊपर शायद एक भी नहीं है। एनसीईआरटी में सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वेलोसिटी और पोजीशन के ऊपर हैं। मुझे ऐसा याद आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट चांसेस कम है क्योंकि मैं हर साल इसकी एक्सरसाइज करवाता हूं। कोई मिस हो गया हो मेरे से तो अलग बात है, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को मिला के इसके ऊपर सवाल एक भी नहीं है, और अगर होगा भी तो एक आध होगा, लेकिन इसके ऊपर ही सारे सवाल हैं जहां पे आपको वेलोसिटी और मोमेंटम में आपको बस ये डिफरेंशिएट करना है कि एक फॉर्मूला मोमेंटम के टर्म्स में, उसमें यहाँ पे नीचे मास नहीं आ रहा है, और एक फॉर्मूला वेलोसिटी के एरर के टर्म में यहाँ पे मास आ रहा है। और हमने यहाँ पे मास में एरर क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये जो मास है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज का, इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है, उनमें कोई एरर्स नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करें तो आज हमारे पास सबसे पहले तो डी ब्रॉगली जी का कंसेप्ट आया, जिन्होंने कहा कि लाइट के पास डुअल नेचर है, और लैम्डा इज इक्वल टू h/mv एक फॉर्मूला आया, और उसी से ही h/p, और उससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला h/√2m के आया। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा हाइजेनबर्ग जी का, जिन्होंने कहा कि हम एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए मोमेंटम और पोजीशन एक साथ नहीं निकाल सकते, अगर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा, और वो जो एरर का प्रोडक्ट है
वो ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 रहेगा। और हम चाहें तो मोमेंटम को डेल्टा v भी लिख सकते हैं इनटू में m हमने एरर नहीं लिया क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यूज हैं। अगर यही एरर एक बॉल के लिए होता है, एक बैट के लिए होता और हम कैलकुलेट कर रहे होते तो वो एरर आता। लेकिन अगर किसी का मास कैलकुलेट करके पहले ही फिक्स कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम, क्लोरीन, आर्गन, इन सबके मास को हमने फिक्स मान लिया है। अब आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, इसके क्लोरीन के मास को हम 35.5 म्यू ही लेंगे, कोई भी और कुछ नहीं लेगा क्योंकि वो फिक्स कर दिया गया है ना। इलेक्ट्रॉन का मास आप भी 9.1 10 का -31 लोगे, मैं भी, वो फिक्स कर दिया गया, तो उसमें एरर नहीं आएंगे और अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये खेल है। और अगली क्लास में हम सबसे पहले तो डी ब्रॉगली जी और हाइजेनबर्ग जी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर लेंगे। और अगर समय ने साथ दिया तो नील्स बोर जी के मॉडल को भी थोड़ा सा शुरू कर लेंगे। बट मुझे लगता है कि नील्स बोर जी के मॉडल को एक लेक्चर अलग से देंगे। तो आप मान के चलें कि अभी 2 लेक्चर और इस चैप्टर के आने बाकी हैं। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस देश का नाम आप भी रोशन कीजिए, जैसे कि हमारे और बहुत सारे लोगों ने हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। आप भी वैसे ही अच्छे अच्छे काम करें, पढ़ाई हो, पढ़ाई से अलावा कोई भी और काम हो, बस देश का नाम करें, अपने माँ बाप का नाम करें। थैंक यू सो मच।